हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ट्वेल्थ में हैं या फिर IIT या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग NCERT क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, उसके पेज नंबर 32 को एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 32 को यहाँ तक देख चुके थे। अगर आप लोग इसको पीछे का वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के क्लास में हम लोग टॉपिक 1.13 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आप जो गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उस गॉस थ्योरम के थ्रू आपको इसका जो आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। वी हैव सो फार डेल्ट विथ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट चार्जेस Q1 Q2 Qn Q3 Q4 करते हुए Qn तक। तो अभी तक जो है हम लोग अलग अलग चार्ज के साथ डील किए थे। मतलब एक चार्ज था Q1, दो चार्ज था, तीन चार्ज था, चार चार्ज था, 5 6 7 8 10, इस तरह से n नंबर ऑफ़ चार्ज तक को अभी तक हम डील किए थे। मतलब उसका किस तरह से वो फोर्स अप्लाई कर रहा है या किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे। फिर है वन रीज़न वाई वी restricted to discrete charges is that the mathematical treatment is simpler and does not involve calculus। पिछले बारे में हम क्या कर रहे थे कि जितना भी चार्ज था उसको अलग अलग ट्रीट कर रहे थे, और शुरू में हम लोग दो चार्ज के बीच देखे थे सिचुएशन को कूलॉम्स लॉ के थ्रू। फिर उसके बाद दो से ज़्यादा चार्जेस के बीच में 3 4 5 6 7 8 10 n नंबर ऑफ़ चार्जेस के बारे में देखे थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। और सारा चार्ज उस कंडीशन में क्या था, अलग अलग था। ऐसा कभी नहीं था कि एक चार्ज दूसरा चार्ज से सटा हुआ था या फिर उसके नज़दीक था। फिर आगे के कंडीशन को हम लोग देखते हैं। फॉर मेनी पर्पसेज हाउएवर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल to work in term of discrete charges and we need to work with continuous charge distribution। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कहीं पे किसी लाइन पे चार्ज जो है एक दूसरे से बहुत सारा चार्ज सटा हुआ है, या फिर कहीं पर भी बहुत सारा चार्ज किसी सीट पर फैला हुआ है। उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह का कंडीशन जब आए तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर है for example, on the surface of charged conductor it is impractical to specify the charge distribution in terms of location of microscopic charged constituents। अब जैसे मान लीजिए कि किसी कंडक्टर पे, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर, इस पे चार्ज जो हमारा फैला हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, It is more feasible to consider an area element delta S, या फिर ds भी कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है, जो कि फिगर में दिखाया गया है 1.24 में। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये फिगर 1.24 है। इसको ये हमारा फिगर, इसमें आप देखिए यहाँ पर छोटा सा जो हमारा डेल्टा एस है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर विच इज़ वेरी स्मॉल ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्केल बट बिग इनफ टू include a very large number of electrons and specify the charge delta Q on element। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक बहुत बड़ा सा कुछ एरिया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है। मान लीजिए एक Q, कैपिटल Q, बहुत सारा चार्ज है। इस पर हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा जो है छोटा सा एरिया ds है, और इस छोटे से एरिया पे जो हमारा चार्ज फैला हुआ है, छोटा सा चार्ज dq फैला हुआ है। इस तरह का कंडीशन है। फिर है वी देन डिफाइन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट द एरिया एलिमेंट, सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। अब पहले इन तीनों चीज़ों को मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें लिखे हुए सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ये है हमारा लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, उसको समझिए। जब हमारा चार्ज किसी लाइन के अलॉन्ग फैला हुआ हो, किसी लाइन पे हमारा चार्ज फैला हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन हमारा कर्व्ड हो सकता है या लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कैसा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस लाइन पे हमारा चार्ज फैला हुआ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा सा लेंथ हम लोग dl ले रहे हैं, डेल्टा एल बोलिए, या फिर dl, छोटा सा लेंथ हम लोग dl ले रहे हैं, जिसपे छोटा सा, इस पर मान लीजिए कि टोटल चार्ज कैपिटल Q है,
तो छोटा सा चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा। उस कंडीशन में अब ये यहाँ पे जो हमारा इस पे जो चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज हमारा कुछ पर्टिकुलर लाइन पे फैला हुआ है, तो उस कंडीशन में लाइन पे जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो उस समय डेंसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी तो आप लोग को आइडिया है ही, डेंसिटी किसको बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बिहार का डेंसिटी इतना बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इंडिया का डेंसिटी ज़्यादा है अमेरिका की तुलना में, मतलब कि किसी एरिया में हम लोग पॉपुलेशन को देखते हैं कि यहाँ पे लोगों का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि हम लोग के पास दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। इस पर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा चार्ज, इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज फैला हुआ है और इस पर कम चार्ज फैला हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है इसकी तुलना में। क्यों ज़्यादा है डेंसिटी, क्योंकि इसके स्पेस पे चार्ज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है, जनरली जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े थे 11th में, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो उसी को अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो करें तो लैम्डा, जो डेंसिटी को हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज पूरा फैला हुआ है उस चार्ज का वैल्यू, तो छोटा सा लेंथ पे हम लोग ले रहे हैं, तो छोटा सा चार्ज का वैल्यू डिवाइडेड बाई छोटा सा लेंथ का वैल्यू डेल्टा एल, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो हम लोग चार्ज निकालना चाहे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि छोटा सा चार्ज के कारण, छोटा सा जो हमारा चार्ज क्रिएट हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में वो इतना वैल्यू आ जाता है। अब इसका हम लोग आगे खूब यूज़ करेंगे, आगे इसका यूज़ आपको खूब दिखेगा। फिर अब ये छोटा सा जो हमारा लाइन है, छोटा सा लाइन के कारण छोटा सा चार्ज आपको दिख रहा है, तो हमको क्या चाहिए, पूरे लाइन के कारण चाहिए। तो पूरे लाइन के कारण जो हमारा होगा वो क्या होगा, छोटा सा जो ये है हमारा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, इधर हम लोग डेल्टा क्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू डी एल का इंटीग्रेशन कर देंगे। इस चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में कि कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ओवरऑल पूरे लाइन पे जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी फाइंड करना हो, कितना क्रिएट हो रहा है, वो हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेम कंडीशन होता है एरिया वाले में, इसमें लाइन वाले को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, डायरेक्ट एरिया वाला लिखा हुआ था। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है, लाइन, एरिया, वॉल्यूम तीनों के लिए। पहले लाइन को हम लोग देखते हैं। इसमें जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो हमारा वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का कभी कभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एसआई यूनिट पूछ देगा, कभी कभी इसका डायमेंशन पूछ देगा, कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ देगा। तो तीनों का, ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या देखें, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर इसका हम लोग फार्मूला बनाना चाहे, मतलब एसआई यूनिट बनाना चाहे, फार्मूला तो हो गया लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम्ब होता है और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, मतलब कूलॉम्ब पर मीटर, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। और डायमेंशन भी आप बना सकते हैं। डायमेंशन कैसे बनाएंगे, कूलॉम्ब, कूलॉम्ब हमारा किसका यूनिट है, चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशन आप लोग जानते हैं कि 80 होता है, चार्ज का डायमेंशन हमारा 80 होता है और लेंथ का हमारा L होता है। L हमारा ऊपर चला जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, L इन्वर्स 80, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो है हमारा डायमेंशन वो ये हो जाएगा। आप खुद से क्रिएट कर लेंगे, खुद से बना सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद हो तो आप एसआई यूनिट और ये डायमेंशन खुद से बना सकते हैं। ये तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। अब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब है जब चार्ज हमारा सरफेस पे फैला हुआ हो, किसी भी सरफेस पे फैला हुआ हो, उस कंडीशन में हमारा किस तरह से उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो टोटल चार्ज मान लीजिए कि पूरे सरफेस पर कैपिटल क्यू है। अब छोटे से सरफेस पे हम लोग देखें तो छोटा सा चार्ज होगा जिसको हम लोग डी क्यू कंसिडर करेंगे, बड़ा सा चार्ज का छोटा सा पोर्शन डी क्यू। अब ये हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, इस छोटा पूरा एरिया मान लीजिए हमारा एस है, तो छोटा सा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, या डेल्टा एस लिखिए, कोई फ़र्क नहीं है। अब इस कंडीशन में जो है, जैसे यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी था, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी,
मतलब सरफेस पे हमारा चार्ज फैला हुआ है, तो इसके वजह से यहाँ पे हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। आधा नौ तथा 9 का जो होता है आधा न, उस तरह से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। ऐसे करके आप ऐसे लिखेंगे कुछ, तो सिग्मा इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या फॉर्मूला, पिछला फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बनाएंगे। जो हमारा पूरे सरफेस पर जो चार्ज फैला हुआ है उस चार्ज का वैल्यू, मतलब कि चार्ज डिवाइडेड बाई जितना एरिया पर फैला हुआ है चार्ज, वो पूरा एरिया, मतलब इसको हम लोग अगर लिखे तो छोटा सा एरिया के लिए dq/ds हो जाएगा, या फिर इसको आप चाहे तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इस कंडीशन में आप इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन खुद से बना सकते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया है तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब, और एरिया को जनरली हम लोग किस में मेंशन करते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आप खुद से बना सकते हैं, चार्ज का क्या होता है 80 डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L⁻² और फिर 80, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। बस ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, चार्ज अपॉन लेंथ, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, बस आपका काम बन जाएगा। फिर आपका वॉल्यूम के लॉन्ग देखना है। ये हमारा लाइन पे चार्ज फैला हुआ था, इसमें हमारा एक सीट पे हमारा चार्ज फैला हुआ था, और फिर इसमें क्या है एक वॉल्यूम के लॉन्ग। मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर चार्ज फैला हुआ है, तो फुटबॉल का क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लॉन्ग हमारा चार्ज फैला हुआ है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा जो वॉल्यूम है उसमें एक छोटा सा वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। छोटा सा क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि छोटा सा कंसिडर करके बाद में उसको हम लोग इंटीग्रेशन करके बड़ा सा पूरे के लिए कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे अगर एक साथ हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके कारण जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा वॉल्यूम टोटल, इसका मान लीजिए टोटल वॉल्यूम इसका V है, तो जो हमारा छोटा सा हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, एक बड़े से वॉल्यूम में एक छोटा सा जो वॉल्यूम ले रहे हैं, इसको हम लोग dV से डिनोट कर सकते हैं, dV। या और फिर यहाँ पर जो टोटल पूरे पर जो चार्ज है उसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम पे हमारा चार्ज है इसको हम लोग dQ से डिनोट करेंगे। अब इस कंडीशन में जो है हमारा इसका डेंसिटी क्या होगा, मतलब कि जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, उसी तरह इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे, रो ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, मतलब तिरछा P लिखिएगा उसमें ऐसे इसको टर्न कर दीजिएगा, इसको हम लोग रो पढ़ेंगे, रो, है ना। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना। मतलब कि रो इक्वल टू जो है सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इसका ऐसा यूनिट आप लिखना चाहे तो ऐसा यूनिट आप इजीली लिख सकेंगे। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे क्या होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। जैसे आप किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते थे तो लिखते थे ना सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से। अब यहाँ पे जो है रो इक्वल टू हमारा क्या था dQ/dV। तो इस कंडीशन में हमारा dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा पूरे वॉल्यूम के लिए हमारा फाइंड हो जाएगा। अभी ये छोटा सा वॉल्यूम के लिए हम लोग देख रहे थे। तो अब आगे की सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद है कि तीनों चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझे हैं अभी तक। फिर आगे है, वी कैन डू दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर एंड दस अराइव एट ए कंटिन्यूअस फंक्शन सिग्मा कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी मैंने बताया है कि सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सो डिफाइंड इग्नोर्स द क्वांटिटीज ऑफ चार्ज एंड द डिसकंटिन्यूटी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब इसको जो है हमारा पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमको पता चलेगा कि जो वो हमारा चार्ज है सारा का सारा क्या है एक ही साथ है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में वो नज़र नहीं आएगा। सिग्मा रिप्रेजेंट्स माइक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो है वो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको डिफाइन करता है, विच इन ए सेंस is a smoothed out average of microscopic charge density over an area element delta S, which as said before is large microscopically but small microscopically. The unit for sigma is coulomb per meter square. अब इसमें हमको समझना ये है कि माइक्रोस्कोप से जब हम लोग इसको देखते हैं
उस कंडीशन में हमको पता चलता है कि जो सिग्मा है मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो पूरे चार्ज का वैल्यू डिवाइडेड बाई इसका जो एरिया है उस एरिया का वैल्यू, इसके थ्रू हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर उसके बाद है सिमिलर considerations apply for a line charge distribution and a volume charge distribution। इसी तरह हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रो का सहारा ले सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इन ए वायर इज डिफाइंड बाय लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, where delta L is a small line element of wire on the microscopic level that however includes the charge numbers of microscopic charge constituents and delta Q the charge constituent in the element। मतलब इसका कहना है कि ये जो हमारा पूरा लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसमें छोटा सा जो हमारा L है डेल्टा L वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये छोटा सा लाइन को, और जो डेल्टा Q है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है फिर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं ईजिली। रो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, मतलब ये जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जिसको हम लोग रो से डिनोट कर रहे हैं, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग छोटा सा ले रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं छोटा वाले पार्ट के बारे में, इसलिए हम लोग डेल्टा क्यू और डेल्टा वी को कंसिडर कर रहे हैं। वह डेल्टा क्यू इज़ द चार्ज इनसाइड द, मतलब इसका कहना है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें अगर हम लोग तो डेल्टा क्यू जो है वो छोटा सा चार्ज है इसके अंदर, और डेल्टा वी जो है वो हमारा छोटा सा वॉल्यूम है इसका। फिर है द यूनिट फॉर रो इज़ कूलॉम्ब पर मीटर क्यूब, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है कूलॉम्ब पर मीटर क्यूब, और इसमें डायमेंशन नहीं दिया गया। डायमेंशन भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि पिछले बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन डाल दिया था कि इसका डायमेंशन लिखना था। तो डायमेंशन आप अगर फार्मूला ध्यान में हो, सिर्फ ये भी ध्यान में हो, तो आप ऐसा यूनिट और डायमेंशन खुद से बना सकते हैं। फिर है द नोशन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सिमिलर टू दैट वी अडॉप्ट फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स। जो मैंने पहले बताया था वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, जिस तरह का हम लोग मास बाई वॉल्यूम लेते हैं। मान लीजिए कि ग्लास में पानी रखा हुआ है तो या फिर कुछ भी लिख रखा हुआ है इसमें, जो भी आपको कंसिडर करना है मान लीजिए, तो इसका मास, ये जो हमारा मटेरियल रखा हुआ है उसका मास डिवाइडेड बाई ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम, ये हमको इसका जो है मैकेनिक्स में डेंसिटी का वैल्यू बताते हैं, है ना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन जो वॉल्यूम होता है उसी को यहाँ पर ये कनेक्ट करने का कोशिश किया इससे कि इसमें चार्ज का वैल्यू कितना है और उसके अकॉर्डिंग उस स्पेस हमारे पास कितना है। मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज का वैल्यू कितना है और ये हमारा सरफेस कितना बड़ा है, इस पर डिपेंड करता है हमारा। फिर है वन वी रेफर टू द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड वी आर रेफरिंग टू द माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी। हम लोग अगर लिक्विड के डेंसिटी को अगर रेफ़र करें तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी को कंसिडर करेंगे। We regard it as a continuous fluid and ignore its discrete molecular constitution। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे इग्नोर करेंगे कि इसका जो मोलेकुल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब वाटर का जो मोलेकुल है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे और ऐसे एज्यूम करेंगे कि इसका मोलेकुल जो है वो अलग अलग है। द फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन मच द वे फॉर सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। इसके कारण जो है हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे वो ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे अलग अलग चार्जों के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि क्वेश्चन 1.10 में हम लोग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किए थे एक बड़े से चार्ज के कारण एक छोटे से चार्ज पे, बहुत पेज पीछे है वो, तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जैसे फाइंड किए थे बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि ये पूरा सिस्टम पे चार्ज फैला हुआ है तो एक छोटा सा एरिया पे चार्ज का वैल्यू ले लेंगे और फिर फाइनली इसको इंटीग्रेट करके हम लोग पूरा बड़े से एरिया के लिए कंसिडर करेंगे। फिर है सपोज अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्पेस हैज अ चार्ज डेंसिटी रो। मतलब मान लीजिए कि हम लोग के पास एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब एक पूरे वॉल्यूम पे चार्ज हमारा फैला हुआ है किसी स्फीयर पे या फिर कहीं पे भी, उसका हम लोग जो चार्ज डेंसिटी है उसको रो मान लेते हैं। चूज एनी कन्वीनियंट ऑरिजिन ओ एंड लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर
अभी हमको क्या करना है कि जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मान लीजिए कि स्फीयर है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे कहीं पर भी हम एक छोटा सा एरिया लेके यहाँ पे हम लोग इसके डिस्टेंस को r शो करेंगे और ये r हमारा वैरी करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा तो कुछ और, 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 मतलब सारे जगह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग r का जो वैल्यू है वो हमारा चेंज होता रहेगा। वो आगे इसमें होगा डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स। हम लोग क्या करना है, ये जो बड़ा सा वॉल्यूम है इसको छोटा छोटा वॉल्यूम में बदल के, जैसे अभी हम लोग देखे थे वैसे बदल के हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। इस कंडीशन में हमारा r भी चेंज होगा। द चार्ज इन ए वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी इज़ रो इंटू डेल्टा वी। अब इसमें जो हमारा चार्ज है इस पूरे वॉल्यूम में, वो चार्ज का हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, रो इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई वी होता है। चार्ज डेल्टा मतलब छोटा सा चार्ज बाई छोटा सा वॉल्यूम, तो ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, है ना। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको मालूम है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू के बदले हम लोग क्या फाइंड किया है, क्यू के बदले हम लोग रो इंटू डेल्टा वी फाइंड किया है, जो यहाँ पे फाइंड किया क्यू रो इंटू डेल्टा वी। तो क्यू के बदले अगर हम लोग चाहे तो रो इंटू डेल्टा वी भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू छोटा सा चार्ज के कारण हम लोग देख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू डेल्टा वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप हमारा डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पर जो आर का वैल्यू है वो हमारा चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, where r dash is the distance between charge of element point p and r dash is a unit vector in the direction from the charge point to p। अब ये जो हमारा ये r डैश जो है वो हमारा डिस्टेंस बता रहा है जहाँ चार्ज का पोजीशन है वहाँ से लेकर जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वहाँ के बीच का, और यहाँ से जो हमारा r कैप है ये r कैप हमारा डायरेक्शन को शो कर रहा है। फिर है by the superposition principle the total electric field due to the charge distribution is obtained by summing over electric fields due to different volume elements। अब हमको क्या करना है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, ये तो हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटा सा चार्ज के कारण, तो हम लोग बड़ा सा चार्ज के कारण मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे, छोटा छोटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना भी छोटा छोटा उसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वॉल्यूम के अलॉन्ग, है ना। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड हो जाएगा, छोटा सा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर समेशन लिखिए या फिर इंटीग्रेशन लिखिए। जनरली हम लोग इंटीग्रेशन ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ होता है। आप समेशन भी लिखेंगे इसका भी वही मतलब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रो इंटू डेल्टा वी बाई आर स्क्वायर, जो हमारा छोटा सा हमारा चार्ज था उसको हम लोग आपस में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। फिर है इसके बाद नोट दैट रो आर डैश आर कैप डैश ऑल कैन वेरी फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट। यह मैंने बताया था शुरू में ही आप लोगों को कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे अगर फिर देखना हो तो आर का वैल्यू अलग होगा, यहाँ से आर का वैल्यू अलग होगा। वही लिख रहा है कि वेरी कर सकता है, मतलब चेंज हो सकते हैं। इन अ स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मेथड वी शुड लेट डेल्टा वी टेंड्स टू 0 एंड सम देन बिकम एन इंटीग्रल। अब इस कंडीशन में जो है इसका वॉल्यूम हमको क्या करना पड़ेगा, लगभग 0 के आसपास टेंड करना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग इसको आपस में सम करेंगे। बट वी ओमिट दैट डिस्कशन हेयर फॉर सिंप्लिसिटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जितना सिंपल मेथड से इसको कैलकुलेट कर सके उस मेथड को हम लोग अपनाने का कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड एनी चार्ज फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस और पार्ट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। मतलब अगर हम लोग चाहे तो जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके हेल्प से हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर नॉर्मल जो हमारा फाइंड करते हैं पॉइंट चार्ज के कारण उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.14 गॉस लॉ, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हर 1-2 साल बीच करके रिपीट करता है क्वेश्चन। 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी इसके फार्मूलाज़ काफ़ी हेल्पफुल है और इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि गॉस लॉ को समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका 4 एप्लीकेशंस है और चारों एप्लीकेशंस को हमको बहुत केयरफुली समझना है क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी वो बहुत बार पूछा जाता है, हर 1 साल 2 साल रिपीट करके उसका ये भी आपका चारों में से कोई एक
ये एप्लीकेशंस भी पूछा जाता है। अगर ये या तो कूलम्ब्स लॉ पूछा जाएगा, और किसी साल कूलम्ब्स लॉ नहीं पूछा गया तो चारों में से कोई एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा रिपीट होता है ये फॉर्म। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये जो चारों एप्लीकेशंस है, इसका फार्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा लंबा सा भी है, तो इसको हम लोग कल वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।